बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर पश्चिम बिहार इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि यह महिला दफ्तर से अपने स्कूटर से घर लौट रही थी, तभी हमलावर ने उसे गोली मार दी। हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, छानबीन में जुट गई। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है, जिसका फायदा उठाकर मोटरसाइकिल सवार आरोपी वहां से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक शाम करीब 7:30 बजे 32 साल की ज्योति नाम की महिला अपने दफ्तर से घर लौट रही थी, तभी कुछ बदमाशों ने उस पर गोलियां बरसा दी। स्कूटी में जा रही थी, गोली मारी है, यहाँ से लगी पार हो गई है, स्कूटी भी ले गए। हादसे की खबर लगते ही वहां पहुंचे ज्योति के पिता ने ये बताया कि वो एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में डिलीवरी का काम करती थी। आरोप है कि उन पर 2 हमलावरों ने गोलियां बरसाई और वहां से भाग खड़े हुए, जिनकी तलाश में पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। अमेरिकी वायुसेना के एक बड़े अधिकारी ने चेतावनी दी कि 2025 में अमेरिका और चीन की जंग हो सकती है। अमेरिका और चीन का झगड़ा कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये नई चेतावनी डराने वाली है, क्योंकि फिलहाल दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर जैसे हालात हैं, यानी अमेरिका और चीन एक दूसरे पर खुलकर वार नहीं कर रहे। वो अलग बात है कि ताइवान के मुद्दे पर दोनों के बीच तनातनी बढ़ चुकी है। यूक्रेन जंग के बाद तो अमेरिका और चीन खुलकर एक दूसरे के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका ने चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए भी कई दांव चले। रही बात चीन की, तो वो भी समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है और नंबर के मामले में उसकी नौसेना अमेरिका से बड़ी हो चुकी है। लेकिन दम अब भी अमेरिकी नौसेना का ज्यादा है, क्योंकि उसकी नौसेना में शामिल जहाजों और हथियारों की क्वालिटी बेहतर है और चीन की कोशिश है कि वो इस मामले में भी अमेरिका को टक्कर दे सके। अमेरिकी वायुसेना के अधिकारी ने इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें लग रहा है कि 2025 में अमेरिका और चीन का युद्ध होने वाला है, क्योंकि शी जिनपिंग तीसरी बार सत्ता में लौट चुके हैं और ऐसा लगता है कि उनका पूरा फोकस युद्ध पर है, जिसके लिए वो 2024 में ही भूमिका बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि 2024 में अमेरिका और ताइवान दोनों जगह राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। अमेरिकी वायुसेना अधिकारी ने तर्क दिया कि ताइवान के चुनाव शी जिनपिंग को युद्ध की वजह देंगे, जिसके बाद वो अमेरिका को तंग करने की तैयारी शुरू कर देंगे और फिर दोनों देशों के बीच जंग छिड़ जाएगी। ये चेतावनी खतरनाक है। वैसे भी अमेरिका ने चीन को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चिंता माना है। अमेरिकी सेना के कई और अधिकारी भी इस तरह के खतरे की आशंका जता चुके हैं, जिनमें एक ने तो ये तक कह दिया था कि चीन की धमकियों को हल्के में लेना अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यूक्रेन जंग ने दुनिया को सिखा दिया है कि दुश्मनों की धमकी को अनसुना नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी उसे हकीकत में बदल सकते हैं। अमेरिकी सेना के अधिकारी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यूक्रेन जंग से पहले पश्चिमी देशों को लगता था कि पुतिन कभी हमला नहीं करेंगे और वो केवल यूक्रेन को डरा रहे हैं, लेकिन 24 फरवरी को पुतिन ने जंग शुरू कर दी और अब अमेरिकी सेना के एक बड़े अधिकारी को लगता है कि 2025 में अमेरिका और चीन का युद्ध होगा। यानी एक ऐसे महाविनाश की चेतावनी आई है जिसकी झलक यूक्रेन जंग के बाद से दिखनी शुरू हो गई थी। इधर मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद टीपू सुल्तान पार्क का नाम बदलकर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रख दिया गया। इस पार्क का उद्घाटन पिछले साल महाविकास अघाड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे असलम शेख ने किया था और उस वक्त उन्होंने मलाड के इस पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा था। विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने उस वक्त महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का खूब विरोध भी किया था। हालांकि अब महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के आदेश पर टीपू सुल्तान पार्क का नाम बदलकर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रख दिया गया। और वहीं बिहार की राजधानी पटना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां पर कुछ बदमाशों ने एक कार वाले को इंजन ऑयल लीक होने के बहाने से रोककर उसकी कार में मौजूद गहने लूट लिए, जिसका वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में दिखाई दिया कुछ बदमाशों ने कार वाले को रुकने का इशारा किया। आरोप है वहां खड़े कुछ बदमाशों ने उनकी कार से इंजन ऑयल लीक होने की बात कहते हुए उन्हें रुकवा दिया। इन लोगों ने लगातार हाथ दिया, कहा मोबिल लीक हो रही है, मोबिल लीक हो रही है। तो इस दौरान इसके बाद जब वो लोग कार का बोनेट खोलकर उसे चेक करने लगे तो एक बदमाश कार के पीछे वाली सीट पर रखे गहने लेकर वहां से फरार हो गया। पीछे से एक लड़का आया और इनका पॉलीथीन में रखे जेवर को ले गया है। इस वारदात में सोने का कारोबार करने वाले व्यापारी को करीब 50 लाख के नुकसान की आशंका जताई गई। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। उधर रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी फिल्म पठान ने 5 दिन के अंदर करीब 550 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। रिलीज के बाद पहले वीकेंड में इस फिल्म ने भारत और अमेरिका में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
क्योंकि दुनिया भर में पठान को इतने लोग देखने पहुंचे कि इस फिल्म ने रिलीज के 5 दिनों के अंदर ही करीब 550 करोड़ रुपए कमा लिए। सिर्फ भारत में ही पठान की कमाई 275 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई और फिल्म ने सबसे तेजी से 200 करोड़ की कमाई वाले क्लब में शामिल होने का इतिहास बना लिया। इसी के साथ इस फिल्म ने कमाई के मामले में KGF 2 और बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और अगर ये फिल्म इतनी ही तेजी से कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ती रही तो जल्द ही पठान एक्टर आमिर खान की फिल्म दंगल का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। दंगल ने रिलीज के बाद 387 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है। और इसी बीच फिल्म पठान पर खड़े हुए विवाद के बाद शाहरुख खान ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। मुंबई में उन्होंने दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शाहरुख ने कहा कि फिल्मों में एक्टर जो कुछ करते हैं उसका मकसद सिर्फ मनोरंजन होता है। We should spread happiness, brotherhood, entertainment. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तीनों एक्टरों ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। और वही पठान की एक्ट्रेस दीपिका भी इस दौरान भावुक ही दिखाई दी। जब उनसे पठान और शाहरुख के बारे में सवाल पूछा गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। दीपिका ने शाहरुख को इस दौरान उन पर भरोसा करने और उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए शुक्रिया कहा। It felt amazing. यही जो प्यार हम सबको मिल रहा है, इतने दिनों से मतलब हम स्क्रीनिंग्स कर रहे थे और इंडोर्स थे, बट फाइनली बाहर जाने को मिला। मध्य प्रदेश के रतलाम में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। अधिकारी पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों का घर यहां पर ढहा दिया। अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया और मकान पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन ने निर्देश दिया, जिसके बाद अधिकारियों के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और धार्मिक यात्रा में विवाद करने वाले आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। बताया गया कि आरोपियों को प्रशासन ने घर से संबंधित दस्तावेज जमा करने के आदेश दिए थे, लेकिन वक्त पर कानूनी दस्तावेज न मिलने की वजह से ये एक्शन लिया गया। इस एक्शन के बाद सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों में हलचल मच गई। वहीं प्रशासन की ओर से चेतावनी दी गई है, किसी भी कीमत पर आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा और समाज में ऐसी साजिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच पाकिस्तान के लोगों पर शहबाज शरीफ की सरकार ने महंगाई का ऐसा बम फोड़ा कि पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच गया। पाकिस्तान के लोग त्राहिमाम करने लगे। कुछ जगहों पर गुस्साई भीड़ ने पेट्रोल पंप तक फूट डाले। एक झटके में पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 300 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गए और एक साथ पेट्रोल की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा होते ही लोगों के सब्र का बांध टूट गया। लाहौर के एक पेट्रोल पंप को लोगों ने फूंक डाला। पाकिस्तान के लोगों का आरोप है कि वहां के नेता अपनी नाकामियों का बोझ उन पर डाल रहे हैं। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 300 पाकिस्तानी रुपए पहुंच चुकी है। ऊपर से पेट्रोल की किल्लत से लोग परेशान हैं। पेट्रोल पंपों पर लोगों को 1 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। फ्यूल आपके सामने ही ऐसा दे ही नहीं रहे। 300 रुपए का बड़ी मुश्किल से दिया है। 1 लीटर ज्यादा नहीं डाल रहे, 300 रुपए का डलवा रहे हैं। लोगों का गुस्सा भड़कने की वजह पाकिस्तान के हालात है। पाकिस्तान में महंगाई दर इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर है। ऊपर से काम धंधे बंद होने की वजह से बेरोजगारी और भुखमरी से लोग परेशान हैं। इसलिए पाकिस्तान में हंगामा मच गया। लेकिन पाकिस्तान की सरकार का दावा यह है कि उसके पास टैक्स बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। बेल आउट पैकेज देने के लिए IMF ने पाकिस्तान की सरकार के सामने कुछ कड़ी शर्तें रखी थी और लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ाना उन शर्तों में शामिल था। इसीलिए सरकार ने आंख बंद कर हर चीज के दाम बढ़ा दिए। लेकिन महंगाई के बोझ के नीचे दबी जनता ने पाकिस्तान के नेताओं को आईना दिखाना शुरू कर दिया। ये जो पाकिस्तान अल्लाह माफ करे, ये चोरों से भरा पड़ा मुल्क है। ने जो माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट है, सारे लोटे इकट्ठे हुए हैं, चोर सारे इकट्ठे हुए हैं। ऊपर से कंगाल हो चुके पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। IMF के सामने पाकिस्तान का गिड़गिड़ाना हो या वहाँ की सरकार की बेचारगी हो, पाकिस्तान के लोगों से कुछ भी नहीं छिपा। पूरा पाकिस्तान जानता है कि IMF इस वक्त पाकिस्तान की सरकार को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा रहा है। ऊपर से पाकिस्तान के वित्त मंत्री का वो बयान भी गुस्से की वजह बन गया, जिसमें उन्होंने मुल्क को अल्लाह के भरोसे छोड़ने की बात कही थी। सारा बेड़ा गड़क हो गया है तो कह रहा है कि जी अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ने ही चलाना है, तो IMF के पीछे क्यों पड़ रहे हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान के नेताओं का मजाक उनके ही देश के नेता उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन पाकिस्तान जिस रास्ते पर बढ़ रहा है वहाँ एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। अगर पाकिस्तान अपने देश के लोगों पर टैक्स का बोझ नहीं डालता तो भी उसे बर्बाद होने से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। अगर पाकिस्तान ने लोगों पर टैक्स नहीं बढ़ाया तो देश चलाना तो क्या, सरकारी दफ्तरों को भी चलाना मुमकिन नहीं बचेगा। खबर है कि अगर 2 महीने में पाकिस्तान को कोई बड़ी आर्थिक मदद नहीं मिली तो वहां की सरकार के पास तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं बचेंगे। पिछले 1 महीने में पाकिस्तान ने अपने हर दोस्त के दरवाजे पर माथा टेक लिया, हर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सामने हाथ फैला लिए, अमेरिका पर दबाव डालने के लिए रूस के साथ तेल की डील तक कर ली, लेकिन उसका कोई भी दांव इस बार काम नहीं आया।
जिसकी सजा पाकिस्तान के लोगों को मिल रही है। बच्चों के लिए जमा करना तो बड़ी दूर की बात है भाईजान, रोटी नहीं पूरी हो रही। यहाँ पे जंगल का कानून है, ना कोई पूछने वाला है ना कोई सुनने वाला है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के पास भी केवल सरकार को कोसने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, क्योंकि कीमतें केवल पेट्रोल और डीजल की नहीं बढ़ी, बल्कि खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरत की हर चीज के दाम आसमान छूने लगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जीने की कीमत अचानक कई गुना बढ़ गई। प्याज के दाम कराची में 250 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। असल में प्याज की खेती वहां बलूचिस्तान और सिंध में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इस बार फसल बर्बाद हो गई। पाकिस्तान को सऊदी अरब से प्याज मंगवाना पड़ा और इंपोर्ट पर पाकिस्तान ने कई गुना टैक्स लगा दिया। प्याज जैसा ही हाल दूसरी कई फसलों का है। सब्जियां महंगी देखकर वहां के लोगों के पास चिकन खाने का विकल्प भी नहीं है, क्योंकि अचानक चिकन की कीमत भी कई गुना बढ़ गई। मुर्गी के गोश्त की कीमत 560 रुपए से 580 रुपए किलो है। मतलब ये कि पूरे पाकिस्तान को वहां की सरकार ने महंगाई की आग में झोंक दिया। सरकार तो कंगाल है ही, पब्लिक बेहाल हो गई। लेकिन ये साफ नहीं है कि IMF से भीख मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यहाँ हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी दिखाई दे रही है। इस कड़ाके की ठंड के बीच लोग मस्ती करते भी बर्फ पर दिखाई दिए। पहाड़ों पर सैलानियों के साथ यहाँ रहने वाले लोग भी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। चमोली से खूबसूरत वीडियो सामने आया है, जिसमें लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वादियां सफेद चादर में लिपटी दिखीं। और इस बर्फबारी के बीच बच्चे खेलते नजर आए। स्कूल से छुट्टी के बाद बर्फ में झूमते गाते बच्चों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें बच्चों के साथ अभिभावक और शिक्षक भी शानदार नजारे के बीच मस्ती करते दिखे। चमोली के साथ बागेश्वर में भी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। यहाँ पहाड़ पूरी तरह बर्फ से ढक गए हैं। बारिश के बाद बर्फबारी शुरू हुई, जिसमें घरों के ऊपर बर्फ की मोटी परत बिछ गई। बर्फबारी होने पर बड़ी संख्या में पर्यटक बागेश्वर का रुख कर रहे हैं, जिससे कारोबारियों में खुशी देखी जा रही है। उधर कंगाली से बेहाल पाकिस्तान में लोगों को अब भारत की याद आने लगी। महंगाई से बेहाल हो चुके लोगों को लग रहा है कि उन्हें हिंदुस्तान चले जाना चाहिए, जहां उन्हें स्वाभिमान के साथ आसान और महफूज जिंदगी मिल पाए। वहां के लोगों के इन बयानों ने पाकिस्तान के नेताओं की आंखें खोलकर रख दी। इससे बेहतर हम इंडिया चले जाएं। हर बात पर हिंदुस्तान को कोसने वाले पाकिस्तान के नेताओं के ये बयान बेहद शर्मनाक है। पाकिस्तान की सरकार लोगों में राष्ट्रवाद को जगाना तो दूर, राष्ट्रीय शर्म की वजह बन रही है। जिस मुल्क में पैदा हुए, जहां का खाया, जहां जीवन काटा, अब उस मुल्क में रहना पाकिस्तान के लोगों को बोझ लगने लगा है। इसीलिए लोग खुलकर कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं। हम यहाँ से निकल जाएं, इससे बेहतर हम इंडिया चले जाएं। जिसकी वजह है पाकिस्तान के नेताओं के काले कारनामे, जिन पर रोज कोई नई रिपोर्ट पर्दा उठा रही है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान के नेताओं के महंगे शौक और रईसी की पोल खोल दी। पता चला कि 100 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हेलीकॉप्टर की यात्राओं पर खर्च किए गए। मतलब ये वो यात्राएं थी जो इमरान खान पाकिस्तान के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने के लिए कर रहे थे। हेलीकॉप्टर पर 2019 से 2021 तक 100 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च कर दिए गए। इसके अलावा उनकी यात्राओं पर सरकारी खजाने से 43 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा खर्च हुआ। ऐसा नहीं है कि बस इमरान खान ही खजाने को दोनों हाथों से लुटा रहे थे। रिपोर्ट में कई पूर्व प्रधानमंत्रियों का भी जिक्र है। नवाज शरीफ ने 45 लाख रुपए खर्च करके अपने लिए एक अलग कैंप ऑफिस बना लिया था। पाकिस्तान के हुक्मरान याशें करते हैं सारी, लेकिन ये हम लोगों का किसी को परवाह को नहीं है। ये रिपोर्ट उस वक्त आई जब पूरा पाकिस्तान महंगाई की आग में झुलस रहा है, इसीलिए लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर। ऊपर से पाकिस्तान की सरकार को कहीं से भी राहत मिलती नहीं दिख रही, क्योंकि इस बार तो मुस्लिम देशों के संगठन ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। खबर है कि मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने पाकिस्तान को नसीहत दी कि वो कश्मीर का राग अलापना बंद कर दें और भारत से दोस्ती कर ले। पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा झटका है। वहां का हर नेता केवल कश्मीर का राग अलाप कर राजनीति करता आया है। हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलकर वहां के लोगों को बेवकूफ बनाता आया है। लेकिन इस बार पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया। सऊदी अरब और UAE जैसे बड़े मुस्लिम देशों के असर वाले संगठन OIC ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान को तो इन देशों से केवल कर्ज चाहिए था, लेकिन इस बार उससे मिल गई कश्मीर को भूलने की नसीहत। और पाकिस्तान को सलाह दी गई है कि वो कश्मीर का राग अलापना बंद कर दे और हिंदुस्तान से दोस्ती कर ले, ताकि वो विकास और खुशहाली के रास्ते पर बढ़ पाए। इन बड़ी ताकतों ने भी पाकिस्तान को नसीहत दी कि हिंदुस्तान से दोस्ती करते ही उसकी ज्यादातर मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। इधर श्रीनगर में राहुल गांधी का कटआउट तिरंगे से बड़ा होने पर विवाद हो गया और बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया, लेकिन इस दौरान उनका कटआउट तिरंगे से बड़ा नजर आया, जिस पर विवाद हो गया क्योंकि बीजेपी ने इसे राष्ट्र ध्वज के सम्मान से जोड़ दिया। कटआउट बड़ा है और राष्ट्रीय ध्वज छोटा है, तो इस पर उन्हें शर्म आनी चाहिए। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली तो थी देश को जोड़ने के लिए, लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ी, इसके साथ कई विवाद जुड़ गए।
जिसकी वजह से बीजेपी को कांग्रेस के किए कराए पर पानी फेरने का मौका मिल गया, क्योंकि कांग्रेस को उम्मीद है कि ये यात्रा 2024 में उसे फायदा पहुंचाएगी। लेकिन राहुल का तिरंगे से बड़ा कटआउट लगाकर उसने बीजेपी के हाथों में मुद्दा दे दिया, जिसे वो 2024 की चुनावी तैयारी में भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। उत्तराखंड के नैनीताल में हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे कि वहां का मौसम गुलजार हो गया है, लेकिन नैनीताल पहुंचे पर्यटकों को अब भी बर्फबारी का इंतजार है। इस दौरान बर्फबारी के बाद की तस्वीरें सामने आई, जो कि बेहद खूबसूरत थी। वहां वादियों के ऊपर से बादल उड़ते दिखाई दिए। जिसने भी इस तस्वीर को देखा वो देखता ही रह गया। इसके अलावा नैनीताल में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। सड़क से लेकर पहाड़ और पेड़ तक बर्फ ही बर्फ नजर आई। इस दौरान हल्की बर्फबारी के बीच पर्यटक अपने अपने होटल से बाहर निकल आए और बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। लेकिन अब भी पर्यटकों को भारी बर्फबारी का इंतजार है। और वहीं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जमकर बर्फबारी हुई है, जिससे कि वहां रोड से लेकर घर तक हर तरफ बर्फ की मोटी चादर दिखाई दी। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। बर्फबारी की वजह से सड़क पर 3 फीट मोटी बर्फ की चादर ढक गई। वहीं ऊंचाई पर बने घर तक बर्फ का टीला नजर आया। सड़क पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी, तो वहीं सड़क के दोनों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दी, जिसने पूरे सोनमर्ग को ढक दिया था। बर्फबारी की वजह से सोनमर्ग में तापमान तेजी से लुढ़क गया। वहीं बर्फबारी और ठंड से बचने के लिए लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया। इसके साथ ही अनुमान जताया जा रहा है कि आगे भी इस तरह की भारी बर्फबारी सोनमर्ग में होगी। बीच पृथ्वी की गहराई में कुछ ऐसे बदलाव होने की खबर है जो बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकते हैं। दुनिया के कई देशों में इस पर रिसर्च की जा रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ी कुदरती आफत की तरफ बढ़ रही है। इसीलिए दुनिया के कई वैज्ञानिक इस नई पहेली को सुलझाने में लग गए। खबर है कि धरती के सबसे अंदर वाली परत यानी कोर, जो एक गेंद की तरह है, उसके घूमने की रफ्तार कम हो रही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार घूमती है, लेकिन पृथ्वी की हर परत एक साथ नहीं घूमती, क्योंकि इनके घूमने की रफ्तार पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर निर्भर करती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कम या ज्यादा होने से कोर के घूमने की रफ्तार भी बदल सकती है। कुछ दिनों पहले इसी से जुड़ी एक रिसर्च नेचर जियोसाइंस नाम के एक जर्नल में छापी गई थी। उसी रिसर्च में दावा किया गया था कि धरती का कोर पहले से कम गति से घूम रहा है, जिसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इसकी तह में जाने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती में हुआ यह बदलाव बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकता है और सदियों से ठंडे पड़े ज्वालामुखी अचानक सक्रिय हो सकते हैं। ऐसी बहुत सी जगहें धरती पर हैं जहां ज्वालामुखी सदियों पहले हुआ करते थे, लेकिन अब वहां घनी आबादी बसती है। अगर ऐसे ज्वालामुखी सक्रिय हुए तो तबाही आ जाएगी। इसके अलावा समुद्र में सुनामी आने की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। जमीन फटने और भूकंप आने जैसी घटनाएं होना भी मुमकिन है। इसकी वजह है पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति में आने वाला बदलाव। हालांकि बहुत से वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो इन आशंकाओं को खारिज कर रहे हैं। उनका मानना है कि लगभग 70 साल में कोर के घूमने की रफ्तार में अंतर आता है, जिसके लिए धरती की बाकी परतें खुद ब खुद संतुलन बना लेंगी। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बर्फबारी के साथ बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां चंद्रकोट और बनिहाल इलाके के बीच कई जगहों पर पत्थर गिरने और मिट्टी धंसने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद करना पड़ा और पुलिस ने लोगों को हाईवे पर यात्रा नहीं करने की सलाह दी, जिसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि कश्मीर घाटी को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला यह मुख्य रास्ता है। ऐसे में इसके बंद होने से कई जरूरी चीजों की सप्लाई पर भी असर पड़ने का अनुमान जताया गया। और आज की आम खबर आपको बता दें, संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और इसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना पहला अभिभाषण देंगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार अपना आर्थिक सर्वेक्षण भी आज पेश करेगी। आमतौर पर आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति को प्रस्तुत करता है। इसके अगले दिन यानी कि बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 2 भागों में होगा। पहला भाग 13 फरवरी तक चलेगा और वहीं दूसरा भाग 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। उधर F-35 फाइटर जेट से जुड़ी अमेरिका की शर्त के नाम पर तुर्की में सवाल खड़े हो गए। तुर्की में बारकताश TB2 ड्रोन बनाने वाली एक कंपनी के प्रमुख के मुताबिक F-35 लड़ाकू विमान को खरीदने वाले उसे बिना अमेरिकी इजाजत के उड़ा भी नहीं सकते। मतलब यह कि ग्रीस से बढ़ते तनाव के बीच तुर्की को अमेरिका से F-35 विमान मिल भी जाए तो कोई फायदा नहीं होगा। और यह दावा वहां बारकताश TB2 ड्रोन बनाने वाली कंपनी के मालिक ने किया।
जिनके मुताबिक अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने के बाद उसे उड़ाने के लिए अमेरिका की मंजूरी लेनी होगी। ये दावा ऐसे वक्त में किया गया जब तुर्की को अमेरिका से F-35 मिलने की उम्मीदें बढ़ गई थी। कुछ रोज पहले ही दोनों देशों के रक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच अमेरिका के वाशिंगटन में एक बैठक हुई, जिसके बाद ये बयान जारी किया गया कि तुर्की और अमेरिका के बीच F-35 की डील पर बातचीत जारी रहेगी। और इसी के बाद तुर्की ये मान बैठा था कि ग्रीस को जवाब देने के लिए F-35 जल्द ही उसकी वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। लेकिन अब अमेरिका की शर्त का हवाला देकर वहां की कंपनी के प्रमुख F-35 पर हुई बातचीत का मजाक बना रहे। जबकि F-35 पाने के लिए तुर्की कई साल से कोशिश में जुटा है। हालांकि उसे ये फाइटर जेट मिल पाना अभी दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि अभी तो अमेरिका के साथ उसकी डील F-16 पर ही अटकी हुई है। यानी उसे अभी अमेरिका से F-35 से कम ताकत वाले F-16 मिलने में अड़ंगा लगा हुआ है। हालांकि इसके लिए बाइडेन ने हामी जरूर भर दी है, लेकिन वहां की संसद ने डील को मंजूरी नहीं दी है और इसके लिए तुर्की की ही एक जिद जिम्मेदार है। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका स्वीडन और फिनलैंड की नेटो सदस्यता को लेकर तुर्की पर दबाव बनाना चाहता है, क्योंकि नेटो के सदस्य देश तुर्की ने ही स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता में अड़ंगा लगा रखा है। उसने तो इस मुद्दे पर स्वीडन और फिनलैंड से बातचीत तक करने से इनकार कर दिया और कहा जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका ने तुर्की को चेतावनी तक दे दी थी। खबर के मुताबिक अमेरिका ने तुर्की से यह साफ कर दिया था कि उसे स्वीडन और फिनलैंड का समर्थन करना ही होगा और ऐसा नहीं करने पर उसे अमेरिका से F-16 की खेप नहीं मिलेगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसके बाद तुर्की ने बाइडेन से इस मामले में दखल देने की भी गुहार लगाई थी, ताकि अमेरिकी संसद को F-16 तुर्की भेजने की मंजूरी देने के लिए मनाया जा सके। लेकिन कहा जा रहा है कि अमेरिका ने सख्ती के साथ तुर्की से बोल दिया है कि उसे स्वीडन और फिनलैंड की नेटो सदस्यता के लिए राजी होना ही होगा और इसके बाद ही उसे F-16 लड़ाकू विमान मिल पाएंगे। इधर चीन के कई शहरों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र चीन का शिनजियांग प्रांत था, जहां रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 रही, जिसकी वजह से शिनजियांग प्रांत के कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि रेलवे स्टेशन पर बैठे कई लोग भूकंप के झटके महसूस होते ही इधर उधर भागने लगे। राहत की बात यह रही कि भूकंप से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नेपाल से लाई जा रही शालिग्राम की शिलाओं के भारत पहुंचने पर लोगों ने जोरदार स्वागत इसका किया। इन शिलाओं से भगवान राम की प्रतिमा बनाई जाएगी, जिसकी स्थापना अयोध्या के राम मंदिर में की जाएगी। नेपाल के बॉर्डर से जब ये शिलाएं भारत में दाखिल हुई तो राम भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। तस्वीरें आपके सामने है। दरभंगा में इन शिलाओं को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। शिलाएं देखने वालों की इतनी भीड़ जुट गई कि दरभंगा से इसे निकलने में कई घंटों का वक्त लग गया। कुछ ऐसे ही हालात मुजफ्फरपुर में भी दिखाई दिए। शालिग्राम की शिलाएं आने पर लोगों ने दीप जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। ये शिलाएं गोपालगंज के रास्ते आज उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगी और वहां से कुशीनगर होते हुए गोरखपुर पहुंचेंगी। वहां से ये शिलाएं 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेंगी। अयोध्या के श्री राम मंदिर में राम जी की प्रतिमा बनाने के लिए जो शालिग्राम पत्थर नेपाल से लाई जा रही है, उसका ठहराव कल देर रात मुजफ्फरपुर के कांटी में हुआ। कांटी में विश्राम कराया गया था और सुबह सुबह देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है उस शालिग्राम पत्थर जो रामशिला है उनके दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सुबह सुबह हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। कल यानी देर रात 1 बजे मुजफ्फरपुर के कांटी में आगमन हुआ था। उस दौरान भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं किस तरह सुबह सुबह अहले सुबह तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं और पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। 2 शालिग्राम पत्थर लाया गया है और दोनों शालिग्राम पत्थर पर फूल बरसाई जा रही है। साथ ही साथ तमाम श्रद्धालु जो दूर दूर से आए हैं, जिन्हें पता था कि 7 बजे यहाँ से आरती के बाद ये उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्थान करेंगे, तो सुबह से ही लोग जो है यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग हैं और पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा भक्ति का पूरा सिलसिला जारी है। सुबह 11 बजे रात में 11 बजे आया है और रात भर भीड़ है। यहाँ पे जनता का पूरा जागरूक है। पूरा यहाँ 5 किलोमीटर दूर दूर से जनता लोग आ रहे हैं। बहुत स्नान करके दर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है। सुबह 10 बजे रात में आया है, सुबह रात ही से इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आगे आगे गाड़ियों का काफिला था तो पीछे एक ट्रक में शालिग्राम शिला रखी हुई थी, जिसे देखने के लिए सड़क पर जन सैलाब देखने को मिला। इस दौरान भक्तों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए।
हाथ में दीपक लिए सड़क के दोनों तरफ भक्तों की भीड़ थी, जो नेपाल के पोखरा से आए शालिग्राम शिला को छूकर आशीर्वाद ले रहे थे। ठंड के बीच लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। लोगों को नियंत्रण करने के लिए भारी पुलिस बल भी लगाया गया। भगवान राम की भक्ति की अनूठी तस्वीर दरभंगा में नजर आई। जहां तक भी नजर गई, भीड़ ही भीड़ नजर आई। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार लोग भी काफिले में शामिल हो गए। दरभंगा के बाद काफिला बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचा, जहां दिवाली जैसा उत्सव देखने को मिला। मोमबत्ती की रोशनी से जगमग जय श्री राम लिखा हुआ था। मुजफ्फरपुर में लोगों के बीच का उत्साह देखते ही बन रहा था, जहां शालिग्राम शिला के आगमन से लोग झूम उठे। बता दें कि नेपाल के पोखरा से खास तौर पर शालिग्राम शिला को रामलला की प्रतिमा के लिए मंगवाया गया है, जो 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेगी। नेपाल से आने वाले भगवान श्री राम की प्रतिमा हेतु शालिग्राम पत्थर के मुजफ्फरपुर आगमन पर गजब उत्साह देखा जा रहा है। मुजफ्फरपुर में इस शिला के स्वागत में दीपावली का आयोजन किया गया है। मुजफ्फरपुर के गरहा में पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक राम सूरत राय ने भजन कीर्तन के साथ दीपावली का आयोजन किया। पूर्व मंत्री राम सूरत राय ने बताया कि जिस तरह से वनवास से लौटने के बाद पूरे अयोध्या में दिवाली मनाई गई थी, उसी तरह भगवान राम के स्वरूप के आगमन को लेकर हम सब भी दीपावली मना रहे हैं। इधर केरल हाईकोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को रद्द कर दिया। इस सीट से एनसीपी के मोहम्मद फैजल सांसद थे, जिन्हें कुछ दिन पहले लक्षद्वीप की निचली अदालत ने हमले के एक मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। और उसके बाद मोहम्मद फैजल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए लक्षद्वीप सीट पर 27 फरवरी को मतदान का ऐलान कर दिया था। हालांकि केरल हाईकोर्ट ने मोहम्मद फैजल की सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने भी उपचुनाव का फैसला रद्द कर दिया। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है, जहां पर ईडी ने कोल परिवहन घोटाला मामले में 170 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। आरोपी सौम्या चौरसिया की भी 17.5 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया गया है। भ्रष्टाचार के पैसों से खरीदी गई सैकड़ों एकड़ जमीन, फैक्ट्रियां और बैंक खातों को सील किया गया है। बड़ी खबर, कोल परिवहन मामले में यह कार्रवाई सामने आई है, जहां पर ईडी की तरफ से 170 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। कई फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। ये भी आपको बताएं कि बैंक खातों को भी सील किया गया है। लंदन में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ भारतीय समुदाय के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। इसके लिए सैकड़ों लोग बीबीसी मुख्यालय के सामने पहुंच गए और कई पोस्टरों के जरिए इस डॉक्यूमेंट्री पर अपना विरोध जताया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ गई है। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भारत में सोशल मीडिया से हटाया जा चुका है। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां पर आरोप किया है कि वहां पार्किंग की वजह से 2 पक्षों के बीच में ऐसी लड़ाई हुई कि फायरिंग तक की नौबत आ गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि मोटरसाइकिल खड़ी करने की वजह से हुए विवाद में पहले धक्का मुक्की हुई और फिर उसमें एक बदमाश ने फायरिंग कर दी। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच मोटरसाइकिल खड़ी करने पर कुछ दिन पहले भी विवाद हुआ था। इसके बाद पहले तो दोनों तरफ के लोगों के बीच गाली गलौच हुई और फिर लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वहां गोलियां चल गईं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भी इस पर एक्शन लिया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कुछ खालिस्तान समर्थकों ने तिरंगा यात्रा निकाल रहे कुछ लोगों पर हमला कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में 3 मंदिरों में तोड़फोड़ करने के कुछ दिनों बाद ही ये घटना हुई, जिसके कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें एक वीडियो में दिखा कि जब हाथों में तिरंगा लिए कुछ लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी कुछ खालिस्तान समर्थकों ने उन पर हमला बोल दिया। सामने आई तस्वीरों में वो लोग डंडों से तिरंगा लिए लोगों पर वार करते दिखे। उन्हें मारने के लिए उनके पीछे दौड़ते नजर आए। वो लोग ऑस्ट्रेलिया की पुलिस के काबू में आते भी नहीं दिखे, जिस वजह से काफी देर तक वहाँ इसी तरह के हालात बने रहे। हंगामे के दौरान खालिस्तान समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। एक दूसरे वीडियो में दिखा कि कुछ लोग एक कार पर तिरंगा लगाकर सड़क पर निकले थे, जिन्हें कुछ खालिस्तान समर्थकों ने घेर लिया, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें वहां से भगा दिया। इधर दिल्ली में खालिस्तान समर्थकों की साजिश का पर्दाफाश करने वाले कुछ सीसीटीवी वीडियो सामने आए। जिन 2 खालिस्तान समर्थकों के ये वीडियो बताए गए, वो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। और उन दोनों पर आरोप है कि उन्होंने 18 जनवरी की रात दिल्ली के विकासपुरी इलाके में दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे। सामने आए सीसीटीवी वीडियो में विक्रमजीत सिंह और बलराम नाम के दोनों आरोपी एक मोटरसाइकिल पर सवार नजर आए। एक दूसरे वीडियो में वो एक इलाके में दीवार पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखते भी दिखे।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध करने पर वहां पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आरोप है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर मकान बना लिया, जिसे तोड़ने के लिए नगर निगम की एक टीम खुदाई करने वाली मशीन के साथ पहुंची। लेकिन इसके पहले कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो पाती, वहां हंगामा मच गया। जब समझाने पर भी बवाल करने वाले लोग नहीं थमे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मकान को पुलिस की मौजूदगी में मिट्टी में मिला दिया गया। हालांकि इस दौरान वहां हुए हंगामे और लाठीचार्ज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर बवाल तेज हो गया। कई संत स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान पर गुस्से में नजर आए और उन पर जमकर बरसे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से जबरदस्त गुस्से में नजर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य का जो भी सर तन से जुदा करेगा उसको राजू दास 21 लाख का इनाम देंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर अड़े रहे। उन्होंने ट्वीट कर हनुमानगढ़ी के महंत को जवाब भी दिया। यही नहीं, अखिलेश ने भी उनका साथ दिया। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। इस बीच लखनऊ में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा नाम के संगठन ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में प्रदर्शन किया और रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ दी, जिसके बाद इस मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। यानी 2024 के चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने धार्मिक मुद्दे को हवा दे दी, जिसके बाद बीजेपी को समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया, वो भी बिना हाथ पैर मारे। इधर अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य को नैनीताल हाई कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने उनके नार्को टेस्ट पर रोक लगा दी, क्योंकि पुलकित आर्य ने निचली अदालत के नार्को टेस्ट करवाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। पुलकित ने इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की थी। नैनीताल हाई कोर्ट ने नार्को टेस्ट पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में जवाब भी मांगा। बड़ी खबर, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रक की जोरदार टक्कर में 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। महाराष्ट्र से यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पालघर में कार और ट्रक के बीच भिड़ंत हुई है। इस रोड एक्सीडेंट में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें घटनास्थल से जो मिल रही है वो आपके सामने है। कार और ट्रक की टक्कर जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। मुंबई के पालघर का पूरा मामला आप देखिए, कार किस तरह क्षतिग्रस्त हुई है, कार के परखचे उड़ गए हैं और उसके बाद ये बस की तस्वीर भी अब आपके सामने है। बताया जा रहा है कि कार में 4 लोग सवार थे और उन चारों ही लोगों की मौत हो गई है। बिहार के दानापुर में एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। खबर यह है कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। मालगाड़ी दानापुर के स्टेशन की तरफ आ रही थी, तभी ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। लेकिन इस बीच यहाँ तेज धमाका हो गया। बताया गया कि मौके पर हाई टेंशन तार होने की वजह से धमाका हुआ, जिससे वहाँ मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि वक्त रहते इस पर काबू पा लिया गया और किसी तरह की हताहत नहीं हुई। वहीं मालगाड़ी के पटरी से उतरने की जानकारी मिलते ही मौके पर आरपीएफ समेत रेलवे के बड़े अधिकारी पहुंचे और ट्रेन के डिब्बों को पटरी से हटाने का काम शुरू किया गया। इस दौरान दूसरी ट्रेनों की आवाजाही पर भी इसका असर पड़ा और इस रेल लाइन की कई ट्रेनें कुछ देर के लिए बाधित रहीं। इस जगह पर ये कोई पहला हादसा नहीं है, इसके पहले भी यहाँ कई मालगाड़ियाँ डिरेल हो चुकी हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर के कई जिलों में भारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बर्फबारी के बाद खराब मौसम की वजह से 30 जनवरी को होने वाली पीजी और इंजीनियरिंग समेत कई दूसरी परीक्षाएं भी स्थगित करनी पड़ी। हालांकि इन परीक्षाओं के लिए नई तारीखों का ऐलान भी जल्द ही किया जाएगा। वहीं जोरदार बर्फबारी के बाद श्रीनगर की सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर नजर आई, जबकि बडगाम का रेलवे ट्रैक भी सफेद बर्फ से ढक गया। इधर पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। वहां पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की मदद से ड्रग्स का कारोबार करने वाले 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उनके पास से 5 किलो हेरोइन बरामद की। इसके अलावा करीब 13 लाख कैश भी जब्त किया गया, जिसकी जानकारी खुद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट कर दी। और वहीं उत्तर प्रदेश के हरदोई में भीषण आग का कहर देखने को मिला, जिसमें एक घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आग इतनी तेज थी कि इसकी लपटें दूर तक उठती नजर आईं। आसपास के लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक घर आग की चपेट में आ चुका था, जिसकी वजह से घर में रखा सामान और कैश जलकर राख हो गया। आनन फानन में लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश में जुट गए, जिससे वक्त रहते आसपास के घरों को भीषण आग से बचा लिया गया। बताया गया कि पुरानी रंजिश की वजह से किसी ने घर को आग के हवाले कर दिया।
एक बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों ने उसके घर में आग लगा दी, जिसके बाद महिला ने थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस बीच गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भूकंप के झटके सुबह 6:38 पर महसूस किए गए, जिसका केंद्र कच्छ में दुधई गांव से 11 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। इधर बिहार के नवादा में साधु के वेश में घूम रहे मुस्लिम समुदाय के 6 लोगों की पिटाई कर दी गई। बताया गया कि ये सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जो ट्रेन से वहां पहुंचे। जिसकी जानकारी मिलते ही गांव के लोगों ने उन सभी को घेर लिया और फिर जमकर उनकी पिटाई कर दी। लोगों के गुस्से को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के इन लोगों ने पुलिस की गाड़ी में जाकर अपनी जान बचाई। हालांकि वहां भी कुछ लोगों ने उन्हें पीटने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद वो लोग शांत हो गए। गांव वालों का आरोप है कि पकड़े गए लोग साधु के वेश में घूमकर चोरी और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे। उनके पास से धारदार हथियार मिलने की भी बात कही गई। बताया गया कि वो सभी यूपी के बदायूं और गोंडा जिले के हैं। उनके साथ कई और लोग भी वहां पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस उनके साथियों को भी पकड़ने में जुट गई। पश्चिम बंगाल के मालदा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 30 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में करीब 50 लोग सवार थे। बताया गया कि बस में सवार लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन इस दौरान बस हादसे का शिकार हो गई। बस फरक्का से रायगंज की ओर जा रही थी, तभी अचानक संतुलन बिगड़ा और बस पलट गई। इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से सभी घायल यात्रियों को मालदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं इस मामले में अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में बस के ड्राइवर की लापरवाही की बात सामने आ रही है। दावा किया गया कि बस की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से ये अनियंत्रित होकर पलट गई। उत्तर बिहार के गोपालगंज में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। वहां शातिर तरीके से शराब की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही उनके पास से शराब की 288 बोतलें भी बरामद की गई। यूपी से आने वाले सारे वाहनों का और लोगों का भी जांच किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी शराब की बोतलें जैकेट में रखकर उत्तर प्रदेश के रास्ते गोपालगंज जा रहे थे। तभी उत्पाद विभाग की टीम ने उन दोनों को धर दबोचा। इस बीच दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम के पास 4 स्कूल बसों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां कई लोग इकट्ठा हो गए, जिन्होंने पुलिस की मदद करते हुए बस में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक चारों बसों में 216 छात्र सवार थे। इस हादसे में 25 छात्रों को चोटें आईं। उनके साथ 4 लोग भी घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश में शराब तस्करों के खिलाफ लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और इसी कड़ी में करीब 1200 लीटर शराब को नष्ट किया गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान अलग अलग जगह से शराब जब्त की गई, जिसे कोर्ट के आदेश पर नष्ट किया गया। बताया गया कि पिछले कुछ महीने पहले 70 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जहां से पुलिस की टीम ने करीब 1200 लीटर कच्ची शराब बरामद की थी, जिसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसके खिलाफ एक्शन लेते हुए कोर्ट के निर्देश पर थाना परिसर में नष्ट किया गया। इस दौरान एसडीएम और सीओ के साथ कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अभियोगों में 1130 लीटर कच्ची शराब जो थाना बरनाहल के क्षेत्र में पाई गई थी, वो आज अभी गड्ढे में डाल करके पूरी कच्ची शराब को नष्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश में शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही संदिग्ध इलाकों में छापेमारी कर अवैध भट्टियों को ध्वस्त कर रही है। इधर पटना में सरकारी नौकरी की मांग पर कई लोगों ने जेडीयू दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पिछले साल भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनका रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन बाद में रिजल्ट में कुछ खामियां बताते हुए उसे वापस ले लिया गया। 1 साल बाद तक भी रिजल्ट जारी न होने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने बिहार सरकार से तुरंत नौकरी की मांग करते हुए खूब नारेबाजी की। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट पुनः प्रकाशित करें। बताया गया कि सरकारी नौकरी की मांग कर रहे सभी प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग विभागों में जूनियर इंजीनियरों के पदों के लिए आवेदन किया था। सऊदी अरब के मीडिया ने दावा किया कि इराक और सीरिया बॉर्डर पर अमेरिका ने 25 ट्रकों के काफिले पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें 6 के पर खच्चे उड़ गए। दावा किया गया कि ये ट्रक ईरान के IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के थे।
जिनमें हथियार और गोला बारूद भरे थे, जिसका पता चलते ही अमेरिका की सेना ने आसमान से उन पर बमबारी कर दी। सऊदी अरब के मीडिया के मुताबिक यह हमला सीरिया और इराक की सीमा पर मौजूद अल बुकमल इलाके में किया गया। 25 ट्रकों के काफिले पर एयर स्ट्राइक होते ही पूरा इलाका दहल गया। अमेरिका के इस हवाई हमले का एक वीडियो भी सामने आया। रात के वक्त बनाए गए इस वीडियो में ट्रकों पर हमले के बाद वहां आग के गोले उठते नजर आए। दावा किया गया कि इस एयर स्ट्राइक में 6 ट्रकों के परखचे उड़ गए। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को अंजाम तब दिया जब ट्रकों का यह काफिला इराक से सीरिया में दाखिल हो रहा था और वो पूरा इलाका ईरान समर्थित और लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के कंट्रोल में। पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि ईरान अक्सर इस चरमपंथी संगठन को सीरिया और इराक के रास्ते हथियारों की सप्लाई करता है और एक बार फिर वो इन ट्रकों के जरिए हिजबुल्लाह के आतंकियों को घातक हथियारों की सप्लाई कर रहा था। लेकिन इस बार अमेरिका ने ट्रकों के काफिले पर एयर स्ट्राइक कर ईरान के इस प्लान पर पानी फेर दिया। दावा किया गया है कि आसमान से ट्रकों पर बमबारी करने से पहले उन्हें चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन जब अमेरिकी सेना की चेतावनी के बाद भी ट्रकों का काफिला नहीं रुका तो उन पर बमों की बारिश कर दी गई। इस हमले में कितने लोगों की मौत हुई इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस हमले में 10 से ज्यादा लोग मारे गए और कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने बदले के लिए ईरान के ट्रकों पर हमला किया है, क्योंकि 20 जनवरी को जॉर्डन और इराक की सीमा पर मौजूद अमेरिका के एक सैन्य अड्डे पर ड्रोन से हवाई हमले किए गए थे। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उस हमले को ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने ही अंजाम दिया था। 20 जनवरी को जॉर्डन और इराक के बॉर्डर पर मौजूद अमेरिका के एक सैन्य बेस को 5 ड्रोन ने निशाना बनाया था। हालांकि इस दौरान 2 हमलावर ड्रोन को मार गिराया गया था, लेकिन बाकी बचे 3 ने सैन्य बेस पर बमबारी कर दी थी। उस हमले में अमेरिका के समर्थन वाले सीरिया की सेना के कुछ जवान जख्मी हो गए थे। उस दौरान अमेरिका ने ईरान पर हमले का आरोप लगाया था और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान से बदला लेने के लिए ही उसके ट्रकों को निशाना बनाया। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इसमें जवाबी फायरिंग के दौरान बदमाश को गोली लगी और वो घायल हो गया। इसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उधर पुलिस ने हथियार और चोरी की गाड़ी समेत कैश भी जब्त किया है। बताया जा रहा है इस बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज हैं। सल्दना पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें अपराधी अनिल पुत्र राम सिंह गुर्जर, जो कि दौराला का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी है। उसे तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया है। यह एक अत्यंत सातिर किस्म का अपराधी है, जिसके ऊपर मुजफ्फरनगर में, मेरठ में ढेरों सारे मुकदमे पंजीकृत हैं। उसके पास से एक तमंचा और कई सारे कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही उसके पास से एक चोरी की गई निसान की गाड़ी और 4.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं। शीघ्र ही इस मुठभेड़ के बारे में मुकदमा पंजीकृत करके अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। बीच पाकिस्तान के लोगों पर शहबाज शरीफ की सरकार ने महंगाई का ऐसा बम फोड़ा कि पूरे पाकिस्तान में हंगामा मच गया। पाकिस्तान के लोग त्राहिमाम करने लगे। कुछ जगहों पर गुस्साई भीड़ ने पेट्रोल पंप तक फूट डाले। एक झटके में पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 300 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गए और एक साथ पेट्रोल की कीमतों में इतना बड़ा इजाफा होते ही लोगों के सब्र का बांध टूट गया। लाहौर के एक पेट्रोल पंप को लोगों ने फूंक डाला। पाकिस्तान के लोगों का आरोप है कि वहां के नेता अपनी नाकामियों का बोझ उन पर डाल रहे हैं। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 300 पाकिस्तानी रुपए पहुंच चुकी है। ऊपर से पेट्रोल की किल्लत से लोग परेशान हैं। पेट्रोल पंपों पर लोगों को 1 लीटर से ज्यादा पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। फ्यूल आपके सामने ही ऐसा दे ही नहीं रहे। 300 रुपए का बड़ी मुश्किल से दिया है। 1 लीटर ज्यादा नहीं डाल रहे, 300 रुपए का डलवा रहे हैं। लोगों का गुस्सा भड़कने की वजह पाकिस्तान के हालात है। पाकिस्तान में महंगाई दर इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर है। ऊपर से काम धंधे बंद होने की वजह से बेरोजगारी और भुखमरी से लोग परेशान हैं। इसलिए पाकिस्तान में हंगामा मच गया। लेकिन पाकिस्तान की सरकार का दावा यह है कि उसके पास टैक्स बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। बेल आउट पैकेज देने के लिए IMF ने पाकिस्तान की सरकार के सामने कुछ कड़ी शर्तें रखी थी और लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ाना उन शर्तों में शामिल था। इसीलिए सरकार ने आंख बंद कर हर चीज के दाम बढ़ा दिए। लेकिन महंगाई के बोझ के नीचे दबी जनता ने पाकिस्तान के नेताओं को आईना दिखाना शुरू कर दिया। ये जो पाकिस्तान, अल्लाह माफ करे, ये चोरों से भरा पड़ा मुल्क है। ने जो माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट है, सारे लोटे इकट्ठे हुए हैं, चोर सारे इकट्ठे हुए हैं। ऊपर से कंगाल हो चुके पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। IMF के सामने पाकिस्तान का गिड़गिड़ाना हो या वहाँ की सरकार की बेचारगी हो, पाकिस्तान के लोगों से कुछ भी नहीं छिपा। पूरा पाकिस्तान जानता है कि IMF इस वक्त पाकिस्तान की सरकार को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा रहा है। ऊपर से पाकिस्तान के वित्त मंत्री का वो बयान भी गुस्से की वजह बन गया, जिसमें उन्होंने मुल्क को अल्लाह के भरोसे छोड़ने की बात कही थी। सारा बेड़ा गड़क हो गया है, तो कह रहा है कि जी अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह नहीं चलाना है, तो IMF के पीछे क्यों पड़ रहे हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान के नेताओं का मजाक उनके ही देश के नेता उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। लेकिन पाकिस्तान जिस रास्ते पर बढ़ रहा है वहाँ एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। अगर पाकिस्तान अपने देश के लोगों पर टैक्स का बोझ नहीं डालता तो भी उसे बर्बाद होने से रोका नहीं जा सकता।
क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। अगर पाकिस्तान ने लोगों पर टैक्स नहीं बढ़ाया तो देश चलाना तो क्या, सरकारी दफ्तरों को भी चलाना मुमकिन नहीं बचेगा। खबर है कि अगर 2 महीने में पाकिस्तान को कोई बड़ी आर्थिक मदद नहीं मिली तो वहां की सरकार के पास तनख्वाहें देने के भी पैसे नहीं बचेंगे। पिछले 1 महीने में पाकिस्तान ने अपने हर दोस्त के दरवाजे पर माथा टेक लिया, हर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सामने हाथ फैला लिए, अमेरिका पर दबाव डालने के लिए रूस के साथ तेल की डील तक कर ली, लेकिन उसका कोई भी दांव इस बार काम नहीं आया, जिसकी सजा पाकिस्तान के लोगों को मिल रही है। बच्चों के लिए जमा करना तो बड़ी दूर की बात है भाईजान, रोटी नहीं पूरी हो रही। यहाँ पे जंगल का कानून है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के पास भी केवल सरकार को कोसने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, क्योंकि कीमतें केवल पेट्रोल और डीजल की नहीं बढ़ी, बल्कि खाने पीने और रोजमर्रा की जरूरत की हर चीज के दाम आसमान छूने लगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जीने की कीमत अचानक कई गुना बढ़ गई। प्याज के दाम कराची में 250 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। असल में प्याज की खेती वहां बलूचिस्तान और सिंध में सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इस बार फसल बर्बाद हो गई। पाकिस्तान को सऊदी अरब से प्याज मंगवाना पड़ा और इंपोर्ट पर पाकिस्तान ने कई गुना टैक्स लगा दिया। प्याज जैसा ही हाल दूसरी कई फसलों का है। सब्जियां महंगी देखकर वहां के लोगों के पास चिकन खाने का विकल्प भी नहीं है, क्योंकि अचानक चिकन की कीमत भी कई गुना बढ़ गई। मुर्गी के गोश्त की कीमत 560 रुपए से 580 रुपए किलो है। मतलब ये कि पूरे पाकिस्तान को वहां की सरकार ने महंगाई की आग में झोंक दिया। सरकार तो कंगाल है ही, पब्लिक बेहाल हो गई। लेकिन ये साफ नहीं है कि IMF से भीख मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। और अब बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से मिल रही है, जहां पर पहाड़ दरकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। नाहन में पहाड़ का मलबा हाईवे पर गिर गया, जिससे कि नेशनल हाईवे पर जैम लग गया। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। आवाजाही फिर से चालू करने के लिए प्रशासन की ओर से रास्ता साफ किया जा रहा है। मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है। इधर महाराष्ट्र के पुणे से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार हादसे का शिकार हो गई। घटना उस वक्त हुई जब वो कार एक मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी वो कार डिवाइडर को तोड़कर सड़क के दूसरी ओर जा पहुंची। इस घटना का जो CCTV वीडियो सामने आया उसमें हाईवे से कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। तभी एक बेकाबू कार डिवाइडर से जा टकराई। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पलटते हुए सड़क के दूसरी ओर जा पहुंची, जिसकी चपेट में सामने से आ रही एक कार भी आ गई। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में NIA की स्पेशल कोर्ट ने अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई। UAPA के तहत देश के खिलाफ जंग छेड़ने और जानलेवा हमला करने के लिए अहमद मुर्तजा पर केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद NIA की स्पेशल कोर्ट ने 9 महीने में सुनवाई पूरी कर उसे फांसी की सजा सुना दी। अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर हमला हुआ था और उस दौरान अहमद मुर्तजा ने कुछ पुलिस वालों को घायल कर दिया था। बाद में उसने वहां हथियार भी लहराए थे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां पर आपसी रंजिश का बदला लेने के लिए एक मासूम से बच्चे को शिकार बनाया गया। वाराणसी के जैतपुरा थाना इलाके से एक 5 साल का मासूम गायब हो गया, जिसकी तलाश हर जगह की गई। इस दौरान मासूम का शव कूड़े के ढेर से बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश करते हुए CCTV फुटेज को खंगाला तो सबके होश उड़ गए। मासूम को पास का रहने वाला शाहिद अपने साथ ले जाता दिखाई दिया। इस दौरान आरोपी शाहिद के कंधे पर लाल बैग दिखा, जिसके बाद शाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त का मृतक बच्चे के बड़े भाई से कुछ विवाद हुआ था और उस विवाद को ही वो बता रहा है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसका मासूम के बड़े भाई से विवाद हो गया था, जिसमें उसके साथ मारपीट की गई थी और इसका बदला लेने के लिए ही उसने मासूम की हत्या कर दी। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में 23 में 11 विपक्षी पार्टियां ही शामिल हुई, जिससे कांग्रेस की विपक्ष को जोड़ने की कोशिश को झटका लग सकता है, क्योंकि समापन समारोह में विपक्षी एकता दिखाकर वो बीजेपी की नींद उड़ाना चाहती थी, लेकिन हो उसका उल्टा गया। क्योंकि जिन 23 पार्टियों को कांग्रेस ने समापन कार्यक्रम का न्योता दिया, उनमें केवल 11 के ही नेता श्रीनगर पहुंचे, यानी आधे से भी कम। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस कार्यक्रम में विपक्ष के 23 नेताओं को बुलाकर एक बड़ी मुहिम छेड़ने की तैयारी की थी, लेकिन मायावती, अखिलेश, नीतीश कुमार और सीताराम येचुरी ने कार्यक्रम से दूरी बना ली। एनसीपी और उद्धव गुट वाली शिवसेना भी कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनी, यानी भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष को जोड़ने की मुहिम फेल हो गई। हालांकि कांग्रेस ने दलील दी कि इसकी वजह बर्फबारी थी, लेकिन मायावती, अखिलेश, नीतीश और येचुरी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की अटकलें तो पहले से ही थी और इसकी बड़ी वजह तीसरे मोर्चे की तैयारी मानी गई, यानी बीजेपी कुछ करे या न करे, विपक्ष में फूट उसे फायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि जितने अधिक मोर्चे होंगे उतना अधिक वोटों का बंटवारा होगा। इधर यूपी के सीतापुर से डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक ट्रक ने सड़क पर कई लोगों को टक्कर मार दी। बाद में पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया।
जिसकी वजह से काफी देर तक सड़कों पर दहशत मची रही। आरोप है कि उस ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में था और इसीलिए वो ट्रक को कभी इधर तो कभी उधर ले जाने लगा। कई बार तो उसने सड़क के किनारे मौजूद मकानों से भी भिड़ने की कोशिश की। इस दौरान उसने कई लोगों को टक्कर भी मारी। उस ट्रक के डर से वो पूरा इलाका खाली हो गया, जिसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो आरोपी ट्रक ड्राइवर रुकने के बजाय और तेजी से भागने लगा। पकड़ ले। पुलिस ने किसी तरह उसे पकड़ लिया। तब तक वहां गुस्साए लोगों की भीड़ जुट गई। उनमें कई लोग तो पुलिस के सामने ही उस पर टूट पड़े। हालांकि पुलिस ने तुरंत ही उन लोगों को शांत करा दिया। मेडागास्कर में आए साइक्लोन ने वहां पर भारी तबाही मचा दी है, जिसकी वजह से कई शहरों के साथ साथ मेडागास्कर की राजधानी भी जलमग्न हो गई है। मेडागास्कर से सामने आई तस्वीरें वाकई डरा देने वाली हैं, जिसमें चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। साइक्लोन की वजह से मेडागास्कर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहीं मेडागास्कर की राजधानी एंटानानरिवो पूरी तरह पानी से घिरा नजर आया। खेत खलिहानों से लेकर शहरी इलाके में भी पानी ही पानी दिखाई दिया। इस दौरान लोग नाव का सहारा लेते दिखे। करीब 3.25 करोड़ की आबादी वाले मेडागास्कर को साइक्लोन ने बुरी तरह झटका दिया है। अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 37,000 लोगों के घर तबाह हो गए। 19 जनवरी को मेडागास्कर में साइक्लोन आया था, जिसके बाद हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वहीं पिछले साल जनवरी फरवरी में भी साइक्लोन ने कहर बरपाया था। उस वक्त भी लाखों लोग बेघर हो गए थे। वहीं करीब 138 लोगों की जान चली गई थी। इधर लद्दाख के करगिल में आए बर्फीले तूफान में 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया गया कि दोनों महिलाएं सड़क से गुजर रही थीं। तभी वो बर्फीले तूफान की चपेट में आ गईं और उसके नीचे दब गईं। हालांकि उन्हें निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बर्फ के नीचे दबने से उनकी मौत हो गई। उधर बेंगलुरु में सिंगर कैलाश खेर के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। कैलाश खेर वहां हम्पी उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने कार्यक्रम के दौरान बोतलें फेंकने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि बोतल फेंकने वाले लोग कार्यक्रम में कन्नड़ गाना न गाए जाने से नाराज थे। मुंबई के जैन मंदिर में चोरी के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी करतूत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। वीडियो में सफेद कपड़े पहना एक आदमी दिखा, जिसने जैन संत का भेष लेकर मंदिर में पूजा की। इस दौरान वो काफी देर तक एक एक कर कई प्रतिमाओं को तिलक लगाता दिखा, लेकिन इसी बीच उसने खेल कर दिया। पहले वो बीच में स्थापित प्रतिमा की पूजा करता है, उसके बाद दूसरी प्रतिमा की तरफ आगे बढ़ गया और फिर बड़े ही शातिर तरीके से सोने की थाली पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से जब उसे धर दबोचा तो पता चला कि आरोपी जुआ खेलने के लिए चोरी की घटना को अंजाम देता था। लोगों का ही जो मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जो भेष परिधान करते हैं, वही भेष परिधान करके वो मंदिरों में प्रवेश करके वहाँ पे करता है और ये सब चोरियां वो जुआ खेलने के लिए करता है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। तेजी के साथ बढ़त का अनुमान लगाया गया है। आईएमएफ का यह अनुमान सामने आया है भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर। बहुत तेज बढ़त भारतीय अर्थव्यवस्था में 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। ये आईएमएफ की तरफ से अंदेशा जताया गया है, अनुमान लगाया गया है। बड़ी खबर भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर आपको हम बता रहे हैं। आईएमएफ का यह अनुमान कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 में तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। ये बड़ी और अच्छी खबर देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर। मेरे सहयोगी जनक जुड़े हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। जनक, ये तो देश के लिए, शेयर मार्केट के लिए, लोगों के लिए, हर किसी के लिए अच्छी खबर। चलिए जनक से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आईएमएफ का जो अनुमान आने वाले वित्त वर्ष के लिए भारत की अर्थव्यवस्था पर लगाया गया है, वो आपको हम बता रहे हैं कि 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी होगी। ये आईएमएफ का अनुमान है और ये उस वक्त में हो रहा है जब बहुत से देश ऐसे हैं जो गिरती अर्थव्यवस्था का सामना कर रहे हैं, जहां महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी का अनुमान अगर लगाया गया है तो ये जो विदेशी निवेशक हैं उन्हें भी आकर्षित करेगा।
इस बीच न्यूज 18 के पास आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक एक्सक्लूसिव ऑडियो मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान पर तालिबानी शासन कायम करने की बात कही जा रही है। भारत में आतंक मचाने के लिए पाकिस्तान कई आतंकी संगठनों को खड़ा कर चुका है, जो अब उसके लिए भस्मासुर बन गए। यानी पाकिस्तान अपने ही बनाए जाल में फंस गया। इस बीच पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुके टीटीपी ने ऑडियो जारी किया है। टीटीपी का वो एक्सक्लूसिव ऑडियो न्यूज 18 के पास मौजूद है, जिसमें तालिबानी नेता और अफगानिस्तान के प्रमुख हिबतुल्लाह अखुंदजादा पाकिस्तान और तुर्की पर तालिबानी शासन कायम करने की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान की अंग्रेजी कानून हाकिम पाकिस्तान का कानून तशरीह करेगा, पाकिस्तान की जजान कानून तगरी। न्यूज 18 के पास मौजूद इस एक्सक्लूसिव ऑडियो में अखुंदजादा ने ये दलील दी कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और इसी वजह से वहां शरिया कानून होना चाहिए। और उनके मुताबिक ऐसा सिर्फ और सिर्फ तालिबान के शासन से ही संभव हो सकता है। पाकिस्तान की मुसीबत यह है कि इसी ऑडियो के जरिए आतंकी संगठन टीटीपी उसके कबायली और सीमावर्ती इलाकों में प्रचार करने में जुटा है और वहां के लोगों को पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तालिबान में शामिल होने के लिए गुमराह कर रहा है। खुफिया एजेंसियों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी ये बताती है कि इस ऑडियो के जरिए टीटीपी कबायली इलाकों और अफगानिस्तान से लगने वाले इलाकों में लोगों को बरगलाने में जुटा है। खुफिया एजेंसियों का ये भी दावा है कि पाकिस्तान उन इलाकों में आतंकी कैंप चलाता है, जहां वो शरिया कानून के नाम पर कम उम्र के लड़कों का ब्रेन वॉश कर उन्हें भारत पर हमले के लिए उकसाता है और उनके दिमाग में ये बातें भरता है कि भारत एक हिंदू देश है और वहां रहने वाले लोग उनके दुश्मन। असल में अफगानिस्तान में कब्जा करने में पाकिस्तान ने तालिबान की पूरी मदद की थी। उसे यह लगा था कि वो तालिबान की मदद से टीटीपी को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद से अमेरिकी सेना के हुए हमले की वजह से तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ गए। माना जाता है कि पाकिस्तान से रिश्ते बिगड़ने के बाद तालिबान ने टीटीपी को पाकिस्तान में दहशत मचाने का फरमान जारी कर दिया। इस वजह से टीटीपी अपनी पकड़ वाले इलाके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन पाकिस्तान के सुरक्षा बल के जवानों पर हमले कर रहा है और अब इस ऑडियो के जरिए टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ लोगों को भड़का रहा है बल्कि युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें अपने संगठन से जोड़ने में भी लगा है। इधर महाराष्ट्र के नासिक में तेंदुए के हमले में 5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। बताया गया कि यह हमला उस वक्त हुआ जब वो बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी उस पर तेंदुए ने हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया। शिमला में लगातार हो रही बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरे खिला दिए हैं और इस दौरान शिमला पूरी तरह से बर्फ की सफेद चादर में ढक गया। शिमला के खड़ा पत्थर इलाके में बर्फबारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस दौरान सड़क पूरी तरह बर्फ से ढकी दिखाई दी। सड़क के दोनों तरफ भी कई फीट तक बर्फ जमा हो गई। शिमला में जहां तक नजर गई वहां सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी, मानो पूरे शहर पर सफेद चादर डाल दी गई हो। इसके साथ ही शिमला के मॉल रोड पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई। ठंड के बीच बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल गए। वहीं बर्फबारी से शिमला का तापमान तेजी से गिरा। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में मौसम में सुधार होगा। बर्फबारी 5 जिलों में हुई है और उसमें चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, तो इन जिलों में ठीक बर्फबारी हुई है। बर्फबारी ने शिमला का मौसम गुलजार कर दिया। वहीं बर्फबारी की उम्मीदों से शिमला पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिल गए। उधर ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने टैक्स में हेराफेरी के मामले में कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन नदीम ज़हावी को बर्खास्त कर दिया। नदीम पर वित्त मंत्री रहने के दौरान टैक्स न चुकाने का आरोप लगा था और जांच के दौरान पता चला कि उन्होंने मामले को दबाने की भी कोशिश की। ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि नदीम ज़हावी जब वित्त मंत्री थे तब उन्होंने टैक्स देने में हेराफेरी की थी और बाद में विवाद को दबाने के लिए टैक्स अफसर को करीब $6 मिलियन यानी कि 48 करोड़ रुपए उन्होंने अदा किए थे। लेकिन बात खुल गई और सुनक ने कार्रवाई करते हुए नदीम ज़हावी को कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन पद से हटा दिया, जबकि वो खुद भी इस तरह के आरोपों का सामना कर चुके हैं। ज़हावी को पिछले साल जुलाई में पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने वित्त मंत्री नियुक्त किया था, जिसके बाद वो लिज ट्रस और सुनक मंत्रिमंडल का भी हिस्सा बने। लेकिन जैसे ही उन पर टैक्स में गड़बड़ी करने का आरोप लगा, सुनक ने सख्त कदम उठाया और नदीम ज़हावी की कुर्सी चली गई। लेकिन इसके बाद सुनक का उनकी ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया और कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों ने इस फैसले पर सवाल उठाया, क्योंकि खुद सुनक पर भी टैक्स हेराफेरी के आरोप लग चुके हैं। यही नहीं, अपनी सफाई में नदीम ज़हावी ने इसे टैक्स चोरी नहीं लापरवाही का मामला बताया था, लेकिन सुनक ने उन पर कार्रवाई कर दी। कुर्द समुदाय से आने वाले 55 साल के नदीम ज़हावी का जन्म इराक में हुआ था और 1970 के आसपास वो ब्रिटेन चले आए थे। इधर दिल्ली हाईकोर्ट ने टीचरों और सफाई कर्मियों के बकाया वेतन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम को फटकार लगाई। कोर्ट ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
और एमसीडी के कमिश्नर दिल्ली सरकार के वित्त सचिव और शहरी विकास सचिव को 2 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में 2020 में कोरोना के दौरान शिक्षकों और सफाई कर्मियों को वेतन और पेंशन नहीं देने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। और बड़ी खबर आंध्र प्रदेश के पलनाडु से मिल रही है, जहां पर फूड पॉइजनिंग की वजह से एक स्कूल के 100 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद इन बच्चों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि डॉक्टर अंबेडकर गुरुकुलम स्कूल में खाना खाने के बाद इन बच्चों की हालत बिगड़ने लग गई। इस बात की जानकारी लगते ही सभी बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है, पूरी तरह बच्चे सुरक्षित हैं। इस बीच उत्तराखंड के चमोली में बर्फीला तूफान आया। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। वहां के मलारी गांव के करीब एक ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर नाले में गिर गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। ये घटना करीब सुबह 7:30 बजे की है, जब भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर मौजूद कुंती नाले में बर्फ का पहाड़ समा गया। उस वक्त थोड़ी देर के लिए पूरा इलाका सफेद नजर आने लगा। इस बीच भारत सरकार को धर्म विशेष से जोड़ने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशी मीडिया को फटकार लगाई। एस जयशंकर ने विदेशी मीडिया को धर्म के नाम पर आईना दिखाने की कोशिश की और साफ कहा कि उन्हें अपने देश पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ इट। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू बी अपॉलोजेटिक। एस जयशंकर को गुस्सा हिंदू नेशनलिस्ट शब्दों पर आया। विदेशी मीडिया की कई रिपोर्ट में भारत सरकार के लिए हिंदू राष्ट्रवादी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसी पर एस जयशंकर ने विदेशी पत्रकारों को आईना दिखा दिया। Using words like Hindu nationalist government, okay? They will not say, you know, in America, Europe, they will not say Christian nationalist. एस जयशंकर का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर देश में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। और आसाराम से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। जोधपुर की जेल में बंद आसाराम की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही। गुजरात के गांधीनगर की निचली अदालत आज आसाराम की सजा का ऐलान करेगी। एक दिन पहले अदालत ने रेप के एक मामले में आसाराम को दोषी करार दिया था। इस केस में 2 बहनों ने आसाराम और नारायण साई के खिलाफ गांधीनगर और सूरत में रेप का केस दर्ज करवाया था। आरोप यह है कि आसाराम ने 2013 में अहमदाबाद के आश्रम में पीड़िता का कई बार रेप किया था। इस मामले में आसाराम समेत 7 लोग दोषी करार दिए गए हैं। फिलहाल आसाराम जोधपुर की जेल में बंद हैं। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चल रहे व्यापार मेले में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में वहां मौजूद 4 दुकानें आ गईं। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। नहीं, वो जांच का विषय ऐसा कह नहीं सकते कि शॉर्ट सर्किट है या किसी हीटर की वजह से लगी है। दुकानों में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका। उधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक नाव डूबने से 10 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि नाव पर करीब 30 बच्चे सवार थे, जिसकी वजह से नाव ने संतुलन खो दिया और वो पलट गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पुलिस की टीम पहुंच गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 11 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, जिनमें 6 की हालत गंभीर बताई गई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नीतीश कुमार पर जारी बयानबाजी के बीच बिहार के आरा में जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने काफिले पर हमले का आरोप लगाया। आरोप यह कि यह घटना उस वक्त हुई जब उपेंद्र कुशवाहा आरा से पटना लौट रहे थे। तभी आरा में जगदीशपुर से गुजरने के दौरान कुछ लोगों ने कुशवाहा के काफिले को न सिर्फ काले झंडे दिखाए, बल्कि कई गाड़ियों पर भी पथराव कर दिया। इसके बाद कुशवाहा के सुरक्षा कर्मियों ने उन लोगों को दौड़ा दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच में झड़प भी हो गई, जिसकी वजह से बीच रास्ते में काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस झड़प में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। वहीं प्रेमचंद्र कुमार नाम के एक शख्स ने लिखित शिकायत कर उपेंद्र कुशवाहा, उनके सुरक्षा कर्मी और 2 समर्थकों के ऊपर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमले के आरोपों के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। अगर ऐसी बात है तो हमको लगता है कि प्रशासन जो है वो कार्रवाई करेगी। कोई भी होंगे इसमें वो देखा जाएगा। इस बीच चीन में कोरोना के कारण बेकाबू हुए हालात एक बार फिर दुनिया को डराने लगे। लूनर न्यू ईयर चीन का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जिसे मनाने के लिए चीन में कोरोना की सारी पाबंदियां हटा ली गईं। जबकि पिछले 1.5 महीने में चीन में कोरोना वायरस के कारण लाखों लोगों की मौत की खबर है। इसके बावजूद चीन की सरकार ने कोरोना से जुड़ी सारी पाबंदियां हटा ली।
हर तरफ लोगों की भारी भीड़ जुटी दिखी। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं तक पर सारी रोक टोक खत्म कर दी गई। हर तरफ लोग ऐसे जश्न मनाते दिखे जैसे हर तरफ खुशहाली हो। लेकिन चीन का ये हाल दुनिया के लिए नए डर की वजह बन गया। आशंका जताई गई कि चीन की ये लापरवाही वायरस मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM